नमस्कार। द पोएट्री कैफ़े सीरीज़ में मैंने आज सोचा कि श्रीकांत वर्मा की बहुत प्रसिद्ध काव्य संग्रह मगध से कुछ अपनी प्रिय कविताएं या उनके अंश आपको सुनाऊं, आपसे शेयर करूं। तो जो पहली कविता मैंने चुनी है संग्रह है मगध। श्रीकांत वर्मा इसके कवि हैं और इस किताब पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सफ़ेद रंग का कागज़ लगा हुआ है। ये हमारे डीन होते थे बहुत पहले, प्रोफेसर सुधाकर मराठे साहब, अंग्रेजी के। रिटायरमेंट के बाद मेरे पड़ोसी थे और बहुत अच्छे मेरे संबंध थे। मुझसे बुज़ुर्ग थे पर मुझे बहुत स्नेह करते थे, मैं उनका बहुत आदर करता था इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ साल पहले वो हमें छोड़ के चले गए। तो उन्होंने ये किताब मुझे भेंट की थी। अंग्रेजी का प्रोफेसर और मुझे श्रीकांत वर्मा के का काव्य संग्रह मगध भेंट कर रहा है, ये बात देखने की है। और किताब बहुत पुरानी थी, यानी उन्होंने मुझे भेंट करने के लिए नहीं खरीदी थी, ये किताब उनके पास बहुत पहले से थी। ये पब्लिकेशन है 1984 का जो उन्होंने मुझे दिया है। तो मगध संग्रह से मगध शीर्षक पहली कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुने। सुनो भाई घुड़सवार, मगध किधर है? मगध से आया हूँ, मगध मुझे जाना है। किधर मुड़ूं, उत्तर के दक्षिण या कि पूर्व के पश्चिम? लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वह अदृश्य। कल ही तो मगध मैंने छोड़ा था, कल ही तो कहा था मगध वासियों ने मगध मत छोड़ो। मैंने दिया था वचन, सूर्योदय के पहले लौट आऊंगा। न मगध है न मगध, तुम भी तो मगध को ढूंढ रहे हो। और जो हाइलाइटेड लाइंस हैं वो अब शुरू होती हैं। बंधुओं, यह वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है किताबों में। बंधुओं, यह वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है किताबों में। यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो। यह वह मगध है जिसे मेरी तरह तुम गंवा चुके हो। दूसरी कविता है हस्तिनापुर का रिवाज। मैं फिर कहता हूँ, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं। जो सुनते हैं बहरे हैं, जो सुनते हैं बहरे हैं या अनसुनी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। तब सुनो, हाइलाइटेड लाइंस, तब सुनो या मत सुनो, तब सुनो या मत सुनो। हस्तिनापुर के निवासियों होशियार, हस्तिनापुर में तुम्हारा एक शत्रु पल रहा है, विचार। और याद रखो, आजकल महामारी की तरह फैल जाता है विचार। अगला शीर्षक है नालंदा। मैं तो तक्षशिला जा रहा हूं, तुम कहां जा रहे हो? नालंदा? नहीं, यह रास्ता नालंदा नहीं जाता। कभी जाता था नालंदा, अब नहीं। नालंदा ने अपना रास्ता बदल दिया, अब इस रास्ते से नालंदा नहीं, तक्षशिला पहुंचोगे तुम। चलना है तक्षशिला। हाइलाइटेड लाइंस। नालंदा जाने वाले मित्रों, प्रायः यही होता है। बताए गए रास्ते वहां नहीं जाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जैसे नालंदा। प्रायः यही होता है, बताए गए रास्ते वहां नहीं जाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जैसे नालंदा। अगला शीर्षक है कौशल में विचारों की कमी है। महाराज बधाई हो, महाराज की जय हो। युद्ध नहीं हुआ, शत्रु लौट गए।
वैसे हमारी तैयारी पूरी थी। 4 अक्षौहिणी थीं सेनाएं, 10 सहस्त्र अश्व, लगभग इतने ही हाथी। कोई कसर न थी। युद्ध होता भी तो नतीजा यही होता। न उनके पास अस्त्र थे, न अश्व, न हाथी। युद्ध हो भी कैसे सकता था, निहत्थे थे वे। उनमें से हर एक अकेला था, और हर एक यह कहता था, प्रत्येक अकेला होता है। उनमें से हर एक अकेला था, और हर एक यह कहता था, प्रत्येक अकेला होता है। जो भी हो, जय यह आपकी है, बधाई हो। राजसूय पूरा हुआ, आप चक्रवर्ती हुए। हाइलाइटेड लाइंस। वे सिर्फ कुछ प्रश्न छोड़ गए हैं। वे सिर्फ कुछ प्रश्न छोड़ गए हैं, जैसे कि यह, कौशल अधिक दिन नहीं टिक सकता। कौशल अधिक दिन नहीं टिक सकता। कौशल में विचारों की कमी है। कौशल में विचारों की कमी है। पहला शीर्षक है मित्रों के सवाल। मित्रों, यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि मैं वापस आ रहा हूं। सवाल यह है कि तुम कहां जा रहे हो। मित्रों, यह कहने का कोई मतलब नहीं कि मैं समय के साथ चल रहा हूं। सवाल यह है कि समय तुम्हें बदल रहा है या तुम समय को बदल रहे हो। मित्रों, यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि मैं घर आ पहुंचा। सवाल यह है, इसके बाद कहां जाओगे। इसके बाद कहां जाओगे। और बहुत अच्छी कविता है, हवन। बहुत अच्छी, बहुत महत्वपूर्ण। चाहता तो बच सकता था। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था। जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा, फिर धधका, चिटकने लगा। करा सकता था, मगर कैसे करा सकता था। जो कराहेगा कैसे निभाएगा। न यह शहादत थी, न यह उत्सर्ग था, न यह आत्मपीड़न था, न यह सजा थी। तब क्या था यह। किसी के मत्थे मढ़ सकता था, मगर कैसे मढ़ सकता था। जो मढ़ेगा कैसे गढ़ेगा। जड़। अगला शीर्षक है जड़। चुप क्यों हो मित्रों। क्या हुआ मगध में। महाराज नहीं रहे, या कि महारानी ने पुनः कन्या जन्म दिया। क्या फिर हुई युद्ध की घोषणा। क्या फिर निषेधाज्ञा जारी हुई। क्या हुआ, चुप क्यों हो। क्या काम नहीं आया जहर मोहरा। क्या मगध में कोई नहीं रहा। कभी कभी मगध को न जाने क्या हो जाता है। सब कुछ सामान्य होने के बावजूद न कोई बोलता है, न मुंह खोलता है। और हाइलाइटेड लाइन्स हैं, सिर्फ शकटार, सिर्फ शकटार जड़ को छू पेड़ की कल्पना करता है, सोचकर सिहरता है। मित्रों, जो सोचेगा सिहरेगा। जो सोचेगा सिहरेगा। तो कभी मौका मिले तो इसको, मगध श्रीकांत वर्मा, पूरी किताब ज़रूर पढ़ें। और मैं बीच बीच में बोल रहा था हाइलाइटेड लाइंस। उसका मतलब ये है कि मैंने उन पंक्तियों को, जब मैंने इसको पहली बार दूसरी बार पढ़ा वर्षों वर्षों पहले, तो मैंने इन पंक्तियों को अंडरलाइन कर दिया, जो मुझे महत्वपूर्ण और प्रिय लगती हैं। किसी भी किताब को पढ़ते समय उसको अंडरलाइन करने की, और अगर कोई बात ज़रूरी है तो साइड में फुट नोट लिखने की मुझे एक गंदी आदत है। जिससे किताबें गंदी होती हैं, पर अब ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। तो हाइलाइटेड का मतलब है जो मुझे अच्छी लगती है। बहुत साल पहले प्रोफेसर केदारनाथ सिंह जी को, जो मेरे शिक्षक थे जेएनयू में, उनको याद करते हुए प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह साहब ने एक चर्चा में एक घटना का वर्णन किया था। वे दोनों लोग किसी जगह मिले, शायद पान की दुकान पे, और केदार जी ने विजय बहादुर जी से अचानक यूं ही पूछ दिया कि बताओ, अच्छे सच्चे आलोचक की पहचान क्या है।
इसके पहले कि विजय बहादुर जी जो कि आलोचक हैं और केदार जी कवि हैं मुख्यतः, इसके पहले कि विजय बहादुर साहब, विजय बहादुर सिंह जी जवाब देते, केदार जी ने खुद ही हंसते हुए कहा, और उनकी हंसी कमाल की होती थी, निर्मल देवताओं जैसी हंसी। सर ने, केदार जी ने कहा, विजय बहादुर जी, किसी भी रचना के बीच में चमकती पंक्तियों पे जो उंगली रख दे वो होता है आलोचक। और इसको बहुत पहले आचार्य शुक्ल ने कहा ही था, आलोचक को ऐसा होना चाहिए कि वो मार्मिक प्रसंगों को पहचान सके, रचना के मार्मिक प्रसंगों को पहचान सके। उसी को अपनी भाषा में अपने काव्यात्मक तरीके से केदार जी कह रहे थे। मैं आलोचक नहीं हूँ, पाठक हूँ। आलोचक भी सहृदय पाठक होता है, पाठक तो पाठक होता ही है। तो पाठकों को भी जब कुछ प्रिय पंक्तियाँ लगती हैं तो उनको हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं और मन के किसी कोने में उसको बिठा लेते हैं, जमा लेते हैं, और हो पाए तो जीवन में सीख के तौर पे उसको ग्रहण करते हैं, जीवन में उतारते हैं। अगर रचनाएं और कविताएं और अच्छे विचार हमारे जीवन में नहीं उतरते हैं, आचरण का अंग नहीं बनते हैं, जितना बन सकें, जितना बन सकें, तो फिर तो सारे विचार और सारा साहित्य, सिर्फ सारी कला सिर्फ मनोरंजन बनकर रह जाएगी। मनोरंजन ज़रूरी है, पर सिर्फ मनोरंजन हो, कला सिर्फ मनोरंजन करे ये ज़रूरी नहीं है। कलाएं हमें भीतर से बदलती हैं, उन्हें बदलना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया को बाहर से बदल सकते हैं। दुनिया को गिलहरी नहीं बदल सकती, हम मनुष्य ही बदल सकते हैं। तो कलाएं हमें भीतर से बदलती हैं और हम दुनिया को बाहर से बदल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कलाओं का धर्म है और मर्म भी, और साहित्य तो कला का अंग है, तो साहित्य के लिए तो है ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।